बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे वर्ड एग्जाम्पल, 4 वर्ड एग्जाम्पल थी। वर्ड एग्जाम्पल क्या होती है? जो बुक से पहले न्यूमेरिकल्स होते हैं उसकी हमने एक वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो वर्ड एग्जाम्पल में हमने सारे फार्मूलाज भी यूज हो गए थे, कन्वर्जन स्टेप्स हमने सब पढ़ लिए थे। तो अब हम अब वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको थोड़ा हम स्पीड में लेके चलेंगे, क्योंकि अब हम मतलब 4 न्यूमेरिकल करके आ गए, अच्छी खासी प्रैक्टिस है। तो ये उसी के जैसे न्यूमेरिकल्स हैं। ये कौन से? ये वो न्यूमेरिकल्स हैं बुक के पीछे दिए गए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर और उसका पेज नंबर लिखा हुआ है बुक का। ठीक है, तो बुक में आप देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। जब आप वर्ड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स दोनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 100% न्यूमेरिकल्स की तैयारी और शॉर्ट सेक्शन आपका 60 से 70% तो निकल जाएगा सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने से ही। ठीक है, अच्छा जी, लिखा हुआ डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यूसरा एंड आयशा स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट। यूसरा और आयशा दो लड़कियां हैं जो कि 50 मीटर दूर खड़ी हुई हैं। ये हो गई हमारी यूसरा बाजी और ये हो गई हमारी आयशा बाजी, और इनके दरमियान का फासला कितना है? 50 मीटर। ठीक है, कह रहे द मास ऑफ यूसरा इज 60 केजी एंड दैट ऑफ आयशा इज 60 केजी। यूसरा का जो वजन है वो कितना है हमारे पास? 60 केजी, और आयशा का कितना है? 70 केजी। ठीक है, आयशा थोड़ी सी मोटी है, आयशा का वजन कितना है? 70 किलो। हमें इनके दरमियान क्या मालूम करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जाहिर सी बात है, न्यूटन ने अपने लॉ में कहा था कि इस कायनात में हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो यूसरा आयशा को या आयशा यूसरा को भी अपनी तरफ खींच रही होगी। किस ताकत से खींच रही होगी वो फोर्स हमको मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक अदद डेटा। ठीक है, डेटा में हम वो चीज देखते हैं जो हमें पता होती है, जो चीजें हमको मालूम करनी होती है। सबसे पहले देखो, हमें फासला पता है, तो फासले को वैसे हम डी और एस से डिनोट करते हैं, बट इस न्यूमेरिकल्स में हम किस में करते हैं? उसको डिनोट आर से, क्योंकि हमारे पास फासला फार्मूले में किस फॉर्म में? आर में। ठीक है, 50 मीटर्स। उसके बाद पहली चीज का वजन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब लड़की है तो पहली चीज तो है ना कोई, तो पहली चीज का वजन m1 कितना हो गया? 60 केजी। m2 दूसरी चीज का वजन कितना हो गया? 70 केजी। ये तो वो चीजें लिखती है जो हमें मालूम हो। हमसे पूछा क्या गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके दरमियान की फोर्स पूछी गई है। तो हमने क्या बना दिया? पहला काम हो गया, हमने डेटा बना दिया। डेटा में हमने वो चीज रखी जो हमें बताई गई और जो हमसे पूछी गई है। दूसरा काम एसआई यूनिट चेक करना। फासला मीटर में होता है और वजन केजी में होता है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा काम फार्मूला जज करना। हमें क्या मालूम करनी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले फार्मूला फोर्स है क्या? बाकी तमाम चीजें कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, क्या वैल्यू है? 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। m1 है, m2 है, r है, तो निकालो, यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले प्यारी सी क्या डाल देते हैं? सॉल्व की हेडिंग। उसके बाद फार्मूला लगाना है तो मार्कर कलर चेंज करके लिख लो जी, और जी नहीं है फार्मूला। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन फार्मूला है। तो अब क्या करना है? चौथा काम है हमारे पास वैल्यूज पुट करना। याद कर लो 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। रट लो इसको, ख्वाबों में भी आनी चाहिए। m1 की जगह 60 केजी, m2 की जगह 70 केजी अपॉन r डिस्टेंस है तो उसकी जगह 50, बट r का स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर। ठीक है, f इज इक्वल टू, इन तीनों को ऊपर वाली चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं। चलो, पहली चीज है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको किससे? 60 से। फिर उसको भी मल्टीप्लाई कर लो किससे? 70। अच्छा, प्लस कर लिया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ऊपर, एक्सपोनेंट मनी चेक करते हैं, ऐसे लगेगा 3 3 6 0 है, 4 5 6 2 8। ठीक है,
डिवाइड बाय 50 का स्क्वायर लोगे तो क्या आंसर आएगा, 50 का स्क्वायर तो 2500। एफ इज इक्वल टू, अब इन दोनों को क्या करोगे, ठीक है। तो वो वीडियो कट गई थी तो हमने क्या किया, बस डिवाइड किया और उसके बाद आंसर आ गया, यूनिट लिख दिया, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। पार्ट ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पार्ट बी हमारे पास न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 154 पे आपको मिल जाएगा। कह रहे वेट ऑफ द रानी, रानी का जो वजन है, राजा का नहीं बताया, किसका बताया है, रानी, रानी का जो वेट है कितना है, 450 न्यूटन। देखो वेट की बात की जा रही है, मास की नहीं। वेट वो ताकत होती है जिस ताकत से जमीन रानी को अपनी तरफ खींच रही है। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के ऊपर रानी का ये वेट है। फाइंड हर मास, उसका आपने क्या मालूम करना है, मास, वजन आपने उसका मालूम करना है। वजन हमें बोला है, वेट उन्होंने बताया, ठीक है। तो डेटा बना लिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे, डेटा में वो चीज लिखते हैं जो हमें बताई गई और जो हमसे पूछी गई हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, मालूम करेंगे, ठीक है। तो रानी का वेट कितना है, 450 न्यूटन। हमसे क्या पूछा उन्होंने, उसका मास, बस इतना सा हमारे पास क्या है, डेटा। उसके बाद दूसरा काम ऐसा यूनिट चेक करना, तो ऐसा यूनिट देख लो जरा, वेट का, वेट एक फोर्स, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तीसरा काम फार्मूला जज करना, तो देखो मास कहाँ आता है, पहले में मास आता है बट दो मासेस चाहिए तो वो तो नहीं लगेगा। दूसरे में मास आता है क्या, बाकी तमाम चीजें क्या हमारे पास वेट है, जी है, नहीं है, बट याद है क्या होती है, 9 पॉइंट, एक कांस्टेंट है तो वो याद करनी है, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। W इज इक्वल टू mg। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो वेट कितना है, 450 इज इक्वल टू m, वो तो हमको क्या करना है मालूम, और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। उसके बाद कैलकुलेट करोगे तो जो हमें मालूम करना हो, इक्वल की एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला, तो मास क्या अकेला है, नहीं, 9.8 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। m इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाई 9.8। कर लेना कैलकुलेटर से, मैं डायरेक्ट नोट से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना तो कर लोगे ही। ठीक है, तो मास है हमारे पास 45.9 आएगा आंसर, ठीक है। और आखिरी में क्या लिखना है, यूनिट, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। तो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 154 पे। अच्छा, इस चैप्टर से ना आपका न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि थोड़े से कुछ ना कुछ हर न्यूमेरिकल में ट्विस्ट होगा। मतलब वो जो रिवायती जो हम करते हुए आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हार्ड होना, हार्ड मतलब कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा एक अलहदा से, तो हम उसको अभी से थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू करेंगे। थोड़े बहुत मैट्रिक में सीखेंगे, फिर फर्स्ट ईयर में जाके हम वो जो हेवी वेट न्यूमेरिकल मुश्किल वाले होते हैं उसको करने के काबिल होंगे, ठीक है। तो सादे न्यूमेरिकल्स तो आपको आते हैं, बहरहाल इतना कोई मुश्किल नहीं है, लॉजिक है हर किसी चीज के पीछे, लॉजिक के बगैर कुछ नहीं, बट थोड़ा सा यूं समझो स्टेप्स काम बढ़ जाएगा, कैसे वो आएंगे तो पता चलेगा। देखो लिखा है, वेट ऑफ द नवीरा इज 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। नवीरा का जो वेट है, लड़कियों के ही नाम आ रहे हैं, ठीक है, सारे फेमिनिस्ट है बुक बनाने वाला, कह रहे नवीरा का जो वेट है वो कितना है, 700 न्यूटन अर्थ की सरफेस के ऊपर, ठीक है, यानी कि जमीन के ऊपर नवीरा का वेट कितना है, 700 न्यूटन। वजन नहीं, किसकी बात हो रही है, वेट की, ठीक है। वेट वो ताकत है जिससे जमीन अपनी तरफ खींच रही है। व्हाट विल बी द नवीरास वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून के ऊपर नवीरास का वेट, नवीरास का वो नवीरा का वेट क्या होगा, समझ में आ रही है। मतलब देखो जमीन के पास ताकत है वो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, बट चांद भी ऊपर जब जाएगी तब भी खींचेगी, बट उस ताकत से तो नहीं खींचेगी। क्यों नहीं खींचेगी, क्योंकि चांद एक छोटी बॉडी है, में उसका वजन कम है, तो उस ताकत से नहीं खींच पाएगी। तो हमने ये देखना है कि चांद किस ताकत से उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे हम डेटा बनाते वैसे हम डेटा बनाते पहले, ठीक है। तो डेटा बनाओ, यार देखो लिखा है नवीरा का वजन, वेट जो है जमीन पर, तो वेट ई लिख रहा हूं, ई का मतलब जमीन पर वेट कितना है, 700 न्यूटन। और हमसे क्या पूछे, चांद पर वेट, वेट ऑन मून, ठीक है, वो हमसे क्या किया है, पूछा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं,
देखो अगर हमें वेट ऑफ मून चाहिए, अच्छा ऐसा यूनिट में ही है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो डेटा बन गया ऐसा यूनिट में चेंज हो गया। बट फार्मूला लगाने से पहले देखो, अगर हमें वेट ऑफ मून चाहिए, क्या चाहिए, वेट ऑफ मून, तो देखो फार्मूले में हमें क्या और चाहिए होगा, हमें नवीरा का वजन चाहिए होगा प्लस जी की वैल्यू चाहिए होगी। नवीरा का वजन और जी की वैल्यू, क्या ये दो चीजें हैं हमारे पास? नहीं है। तो पहले वेट मालूम करने के लिए दोनों चीजें होना जरूरी है। अब देखो जो जी की वैल्यू वो तो कांस्टेंट है, इधर देखो जमीन पर जी की वैल्यू कितनी है अर्थ पर 9.8 और मून पर कितनी है 1.6, ये याद रखने का है। जमीन पर कितनी है 9.8 और मून पर कितनी है 1.6, ये तो हमें याद है। मसला सारा किसका आ रहा है, मास का। हमारे पास मास नहीं है, अगर मास होता तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, और कोई फार्मूला भी नहीं है जिसमें वेट आता हो। ठीक है, मतलब हमें वेट मालूम करने के लिए दो चीजें चाहिए, मास और जी की वैल्यू। जी की वैल्यू तो हमें पता है चांद पर कितनी है 1.6, याद करने से जमीन की याद की, बट हमारे पास मास नहीं है। बट उन्होंने हमें एक और चीज दी है, अर्थ पे वेट उसका, तो हम इसकी मदद से क्या मालूम करेंगे, पहले हम मास मालूम करेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मास मालूम करने वाला काम क्या है, अब एक्स्ट्रा काम है। मैंने कहा हर न्यूमेरिकल में क्या रहा छोटा सा ट्विस्ट, तो मैं इधर लिख रहा हूं फर्स्ट फाइंड मास। हम क्या मालूम कर रहे हैं, मास मालूम कर रहे हैं पहले। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये वेट का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, वेट का। तो मैं ये वेट का फार्मूला लगाता हूं, मतलब वेट आ रहे हैं तो वेट का ही फार्मूला लगाता हूं। ठीक है, तो वेट का फार्मूला हमारे पास W इज इक्वल टू एम जी। और अगर मैं जमीन का वेट रख रहा हूं तो मुझे जी की वैल्यू भी किसकी रखनी पड़ेगी, जमीन की, यानी कि 9.8। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हमें मास मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, देखो जमीन पर वेट कितना है उसका 700, मास हमको मालूम करना है, और जीई जमीन पर वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो अब हम मास मालूम कर सकते हैं। 9.8 या मल्टीप्लाई 700 के साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और m इज इक्वल टू, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 71.4। ये क्या मालूम कर लिया हमने, मास। देखो कैसे मालूम किया, हमने देखा कि हमारे पास मास नहीं है, वरना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते। हमारे पास मास नहीं था तो हमने बट एक ट्रिक देखी, उन्होंने हमें वेट दिया हुआ है। तो वेट क्यों दिया हुआ है, वेट इसीलिए दिया हुआ ताकि हम उससे क्या निकाल सकें, मास। तो हमने वेट का फार्मूला अप्लाई किया, मैंने कहा थोड़ा बहुत ट्विस्ट है, ये वो ट्विस्ट है, बाकी आगे न्यूमेरिकल क्या है, सेम है। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना, उन्होंने फाइनली जो बोला था हमको वेट ऑफ मून मालूम करना है, मून पर वजन। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूं नाउ फॉर वेट ऑफ मून। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या हमारे पास, W इज इक्वल टू एम जी। अगर हमको मून पर वेट मालूम करना है तो जी की वैल्यू भी किस पे रखनी पड़ेगी, मून की। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। डब्ल्यू एम ये तो हमको क्या करना है, मालूम करना है। एम की वैल्यू हमने अभी मालूम की है 71.4, और जी एम मून पर जी की वैल्यू कितनी होती है, उधर देखो 1.6। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वेट ऑफ मून कितना आ रहा है 114। ठीक है, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। इधर देखो लिखा हुआ इफ m इज द मास ऑफ अर्थ, अगर m ही किसका वजन है, जमीन का वजन है। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जमीन का रेडियस कितना है r e। g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, g क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये बता क्यों रहे हो, तो ये तो सब हमको पता है। देन फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको क्या मालूम करनी है, g की वैल्यू, क्या मालूम करनी है, g की। बट दो हिस्से, इस न्यूमेरिकल में दो दफा हमने g की वैल्यू मालूम। पहले कह रहे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ये आ गई हमारी, कहां बनाओ यहां पे बनाता हूं। देखो ये आ गई हमारी अर्थ। ठीक है,
कह रहे हैं एक दफा जी की वैल्यू मालूम करो यहां पर सरफेस के ऊपर, और दूसरी दफा मालूम करो सेंटर के ऊपर। किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर, बिल्कुल बीच में जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं हम। कह रहे हैं एम ई जमीन का वजन है, तो जमीन का वजन को हम क्या बोलते हैं? एम ई। इन्होंने भी क्या बोला है? एम ई। कोई हमें वो नहीं दिया, यानी कि नंबर नहीं दिया, एम ई को एम ई बोला। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आर ई जमीन का रेडियस है, तो जमीन के रेडियस को हम भी आर ई बोलते हैं, इन्होंने भी क्या बोला है? आर ई। और कैपिटल जी कांस्टेंट है, तो हम उसको भी कांस्टेंट ही कहते हैं। कह रहे हैं जी की वैल्यू मालूम करो ऑन सरफेस, सरफेस पर, और जी की वैल्यू मालूम करो ऑन सेंटर, सेंटर के ऊपर, यानी कि दो दफा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जी की वैल्यू मालूम करते हैं सरफेस के ऊपर। फॉर जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो जी की वैल्यू मालूम करनी है, कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाया। ठीक है, ऐसा यूनिट तो है नहीं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर देखो, जी की वैल्यू जिस भी प्लेनेट पर, तो प्लेनेट इस दफा हमारे पास क्या है? अर्थ। ठीक है, तो ई आ जाएगा कैपिटल जी। चलो इधर पहले मैं फार्मूले की फॉर्म में लिखा, तो अगले स्टेप में चेंज कर लूंगा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। जी प्लेनेट के ऊपर, तो हमारा प्लेनेट क्या है? अर्थ है। प्लेनेट क्या है हमारा? अर्थ। कैपिटल जी की जगह कैपिटल जी, एम पी, यानी कि जो प्लेनेट है वो हमारे पास क्या है? अर्थ ही है। इसको यूं कर लो। और उस प्लेनेट का रेडियस क्या है? जमीन का रेडियस। ठीक है, प्लेनेट का रेडियस क्या है? जमीन का रेडियस, और उसका स्क्वायर तो मालूम करना है। तो क्या सारी वैल्यूज है हमारे पास? हैं, देखो डेटा में है वैल्यूज, दिमाग में है सब, सारी वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है, याद करनी है। इधर देखो, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11। एम ई मास ऑफ अर्थ हमें पता है कितना है? 6.4 सॉरी 6 एक्सपोनेंट 24। और आर ई रेडियस, उसकी वैल्यू भी पता है 6.4 एक्सपोनेंट 6, और इसका स्क्वायर। क्या करोगे? ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 14, और इसका जब आप स्क्वायर ले लोगे नीचे, तो आंसर आएगा 4.09 एक्सपोनेंट 13। ठीक है, तो बाकी मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसको इससे जब आप डिवाइड करोगे, तो जी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर में आ रही होगी 9.78। कितनी आ रही है? 9.78। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू किधर है? जमीन की सरफेस के ऊपर, और वैसे कितनी होती है? 9.8। इधर कितनी आ रही है? 9.78। तो तकरीबन क्या है? बराबर ही है। ठीक है, 0.02 का फर्क है, बहुत छोटा मामूली सा हो, तो हमारी कैलकुलेशन का मिस्टेक है, वरना एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा होता? 9.8। ठीक है, बहरहाल। और जी एक्सीलरेशन है, तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर देखो, कुछ भी नहीं किया है, बस इस दफा इन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई थी, उनका नाम बताया हुआ था। और वैल्यू सब सारी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है सारी। हमें क्या करनी थी? याद करनी थी। कैपिटल जी की वैल्यू, जमीन का वजन, जमीन का रेडियस, वो तो मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन में भी की थी, याद। समझ में आ रही है? बस वही वैल्यूज पुट की और आंसर निकाला। बट अभी दोबारा जी का आंसर निकालना है, बट कहां पर? जमीन के सेंटर पर, जमीन के सेंटर पर। चलो दोबारा करते हैं। 4 जी ऑन सेंटर, फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा, जी पी, यानी कि प्लेनेट पर, जिस प्लेनेट पर निकालनी है, जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। जी पी एज इट इज, जी एज इट इज,
एम पी कौन सा प्लेनेट है? अर्थ, तो एम ई हो जाएगा। आर ई, इधर देखो, इसमें सिर्फ एक ट्विस्ट है, सेंटर के ऊपर रेडियस क्या होगा? सेंटर से दरमियान से जमीन के सरफेस तक का फासला कितना है? दरमियान से जमीन के सरफेस तक का फासला, जब सरफेस पर निकालनी थी तो वो तो हमें पता है, वो फासला कितना है? 6.4 एक्सपोनेंट 6। अब मुझे बताओ दरमियान से दरमियान तक का फासला कितना होगा? दरमियान से दरमियान तक, उन्होंने अब क्या बोला? जी की वैल्यू निकालो सेंटर के ऊपर, तो आप फासला भी क्या लोगे? कि दरमियान से सेंटर तक का फासला। तो दरमियान से सेंटर तक का फासला क्या, यानी कि सेंटर से सेंटर तक का क्या फासला होगा? दरमियान से सेंटर तक का, सेंटर से सेंटर तक का फासला क्या होगा? इधर देखो, ये सेंटर है, ये सेंटर है, इन दोनों का फासला क्या है भाई? 0। मैं बोल रहा हूं मैं इधर खड़ा हूं, इधर खड़ा हूं, और इधर तक का फासला कितना होगा? 0। अगर मैं मूव करूंगा तो कुछ फासला होगा ना, समझ में आई? तो जी की वैल्यू जब हम सेंटर पर निकालेंगे तो फासला, ये तो हमने तब निकाला था, ये फासला तब है सरफेस तक का, यहां से यहां तक का, बट सेंटर से सेंटर तक का ही फासला कितना होगा? 0। बस ये ट्विस्ट है इसमें, देखो बाकी सारा काम सेम है, समझ में आई? जी पी इज इक्वल टू, देखो कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11, मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24, डिवाइड में 0 का स्क्वायर 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 4.0 एक्सपोनेंट 14 डिवाइड बाय 0। जब इसको 0 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? भी मजेदार न्यूमेरिकल, मुश्किल है ना? देखो थोड़ा सा दिमाग लगेगा बट समझ जाओगे। मसला पता है कि अभी समझ जाओगे तो आगे आने वाले में आसानी है। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैंने वजह बता के हर चीज लिखी है, समझ में आई? नहीं आता तो वीडियो से दोबारा देखो, वीडियो वाले पीछे रिवर्स करके देख लेंगे। ठीक है, तो एक दो दफा समझोगे तो अभी कर लोगे क्लियर, खाता सिमट जाएगा, आसानी हो जाएगी। अगले चैप्टर में फिर मसला, उससे अगले चैप्टर में बड़ा मसला, मैट्रिक में मसला ही मसला, इंटर में गए काम से तुम लोग। ठीक है, समझ में आया? खोपड़ी में आया, ऊपर से किया है? ठीक है, ठीक है। तो अभी हम 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे। देखो जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, उसके अंदर एक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा था थोड़ा सा, तो अगले जो 2 न्यूमेरिकल्स है वो भी उसी कॉन्सेप्ट में, जब हम 3 न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे वो हमने एक पिछला न्यूमेरिकल किया था सेम उसी कॉन्सेप्ट, तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, बेसिकली हमें अगेन सैम्पल्स की फॉर्म में दी हुई होगी वैल्यू और हमें मालूम करना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है तीनों। ठीक है, लिखा हुआ है प्लेनेट हैज मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, यानी कि एक प्लेनेट है जिसका वजन जमीन से 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 4 गुना, यानी कि अगर जमीन का वजन 10 किलो है तो उसका कितना होगा? 40 किलो। ठीक है, यानी कि 4 गुना वजन है। एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, और रेडियस कितना है उसका? 2 गुना, यानी कि अगर जमीन का रेडियस 10 मीटर है तो उसका कितना होगा? 20 मीटर। इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर जी की वैल्यू सरफेस पे अर्थ की सरफेस पे कितनी है? 10, वैसे कितनी होती है? 9.8, बट बाज़ औक़ात वो मुंह से बोलते हैं कि 10 होती है तो हम उसको 10 काउंट करेंगे। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, तो हमें क्या मालूम करनी है? जी की वैल्यू मालूम करनी है उस प्लेनेट के ऊपर। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने बताया उस प्लेनेट का जो वजन है, यानी कि मास उस प्लेनेट का, वो कितना है? जमीन के मास के 4 टाइम्स। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और उस प्लेनेट का जो रेडियस है वो 2 टाइम्स है जमीन के रेडियस के, तो उस प्लेनेट का रेडियस उस प्लेनेट का बराबर है 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, उन्होंने बोला जो जी की वैल्यू आप अर्थ पे लोगे वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर हम 10 लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें उस प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू मालूम करनी है। समझ में आ गया?
पहला काम डेटा बना, दूसरा काम ऐसा यूनिट चेक करना, तो ये तो सैंपल्स की फॉर्म में और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तीसरा काम फार्मूला जज करना। तो इस तरह के जितने न्यूमेरिकल तो उसमें एक ही फार्मूला लगेगा हमारे पास, ठीक है। जी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, यही फार्मूला लगेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो फार्मूला क्या है, जी पी इज इक्वल टू जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर। अब देखो जी पी वो तो मालूम करना है तो एज इट इज अपॉन कैपिटल जी एज इट इज एम पी किसके बराबर है, 4 ME के, तो 4 ME लिख दिया। इधर देखो आर पी किसके बराबर है, 2RE के, और इसका स्क्वायर। अब देखो मैं 4 को पहले लिख लेता हूं, बाकी तमाम चीजों को दूसरी साइड, GME अपॉन, इधर देखो ये जो नीचे स्क्वायर है वो 2 पे भी अप्लाई होगा और RE के ऊपर भी, तो 2 के ऊपर इस अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 4, और RE के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये RE का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। देखो पिछले सवाल में भी कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी कि हमने सिंबल सॉल्व किया और जो सॉल्व हो रहा था वो हमने अभी तक सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। अब देखो उसके बाद हमारे पास एक चीज बन रही थी कि जो पूरी वैल्यू है ना ये वाली, ये देखो ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है जीई का, कि अर्थ के ऊपर अगर ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा ये फार्मूला होता है GME अपॉन RE का स्क्वायर, ठीक है, GME अपॉन RE का स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैं क्या पुट करूंगा, GE, ठीक है। देखो GP इज इक्वल टू 4/4 और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा GE की वैल्यू, ठीक है। अब देखो GE की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 1 10 से क्या हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं हमने क्या किया, हमें पिछले सवाल में, इस सवाल में और इससे अगले वाले सवाल में वैल्यूज नहीं दी, वैल्यूज दी है सैंपल्स की फॉर्म में कि वो उसके 2 गुना है, वो उसके 4 गुना है। तो जैसे दी हुई थी वैसे हमने डेटा बनाया, फार्मूला लगाया, वैसे वैल्यू पुट की, जो कुछ सॉल्व हो रहा था हमने सॉल्व कर लिया। जब आप देखोगे ना सब कुछ सॉल्व होगा तो आपके पास यकीनन ये जीई की वैल्यू बन रही होगी, ये पूरा किसका, बस ये एडिशन है, ठीक है, ये वाला हमारे पास एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। बाकी तो जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है होता है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा हमारे पास है तो उसकी जगह आप जीई की वैल्यू पुट करो, जीई की वैल्यू आपको दी हुई है 10 तो अच्छी बात है, नहीं तो 9.8 होती है, पुट करके सॉल्व कर लेना। अच्छा इधर देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है जी की वैल्यू मालूम करनी है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ की, ठीक है, जो कि ME है, उसका रेडियस RE और यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू G है। बट फर्क क्या है कि G की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, इधर देखो, बट एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द अर्थ रेडियस, के मगर उतने फासले पर कि अर्थ का रेडियस डबल हो। अब अर्थ का रेडियस आपने सब G की वैल्यू मालूम करनी है, बट अर्थ का रेडियस क्या लेना है, डबल लेना है, अर्थ का रेडियस क्या लेना है, डबल लेना है। और दोबारा निकालोगे तो एट अ डिस्टेंस 1/2 ऑफ द अर्थ रेडियस, और दोबारा जब निकालोगे तो 1/2 का मतलब आधा लेना है, ठीक है। तो देखो डेटा बना रहा हूं फिर समझा रहा हूं, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करनी अर्थ के ऊपर, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बोला ME की वैल्यू ME है, ठीक है, ME की वैल्यू ME है हमारे पास, यानी कि जो भी प्लेनेट है उसकी वैल्यू यूं समझो ME है, ठीक है। और जो भी प्लेनेट है उसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू उस प्लेनेट की RE है, ठीक है, जमीन का जो रेडियस होता है, और कांस्टेंट G है। हमने GE की वैल्यू मालूम करनी है, बट फासला आप क्या लोगे, देखो इधर देखो, आप एक दफा मालूम करोगे तो आप फासला क्या लोगे, जमीन से डबल, जमीन का फासले का डबल। देखो जमीन का फासला क्या होता है हमारे पास RE, बट उसका आप क्या लोगे डबल। आप दोबारा GE की वैल्यू मालूम करोगे, बट अब फासला क्या लोगे
आधा, जमीन के फासले का आधा फासला लोगे, ठीक है। चलो पहले हम जब डबल होगा फासला, ठीक है, तब उसके लिए निकालते हैं। तो मैं इधर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इधर लिखता हूँ सॉल्व। देखो इधर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, व्हेन डिस्टेंस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो मैंने कहा था इस तरीके न्यूमेरिकल में यही हमारे पास रहने वाला है फार्मूला, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है, जी पी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर। इधर देखो जीपी यानी कि हमने जीई, जीपी की जगह हमारे पास वो वाला प्लेनेट क्या हमारे पास अर्थ है, तो जीई आ जाएगा। कैपिटल जी की जगह कैपिटल जी उस प्लेनेट का मास यानी जमीन है बट उसका मास एम ही आएगा, उसका रेडियस। अब देखो हम डबल वाला रेडियस लेंगे और एक दफा फिर मालूम करेंगे, मगर उसके दफा हाफ वाला रेडियस लेंगे, अभी डबल वाला रेडियस ले रहे हैं, ठीक है। 2r ही हो जाएगा और इसका स्क्वायर इधर देखो जी ई इज इक्वल टू ये जी एज इट इज एम ई एज इट इज। अब देखो ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा और आर ई के ऊपर स्क्वायर आएगा तो आर ई स्क्वायर। अगेन देखो हमारे पास क्या बन गया, ये पूरा किसके बराबर होता है हमारे पास, जीई के बराबर होता है, ठीक है। जैसे हमने इधर पुट किया था, ठीक है। तो जी ई इज इक्वल टू 1/4 और जीई की जगह आप 9.8 ले लो या 10 ले लो, ठीक है। तो हम 9.8 ले लो या 10 ले लेते हैं हम, ठीक है। जीई इज इक्वल टू 9.8 ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 9.8 डिवाइड बाय 4, वो क्या आंसर आ रहा है, 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर देखो इस दफा उन्होंने बात की थी एक अलैदा प्लेनेट की, किसकी, एक अलैदा प्लेनेट की जिसका वजन जमीन के 2 गुना है, जिसका रेडियस जमीन के डबल है। इस दफा इन्होंने बोले जमीन का ये सब कुछ, बट अब आप क्या लोगे कि जो जमीन का रेडियस है वो डबल लेकर निकालो, ठीक है, जमीन का रेडियस डबल लेकर निकालो। तो हमने वैसी फार्मूला अप्लाई की जैसे इधर वैसी वैल्यूज पुट की, ठीक है, बट आर ई की जगह हमने क्या रखा, डबल, जमीन का रेडियस का डबल जो उन्होंने बोला था। सॉल्व किया जितना हो सकता है, तो मैंने कहा था आपके पास ये वाली कंडीशन बन रही होगी जिसकी जगह आप क्या पुट करोगे, जीई की वैल्यू, और जीई हमारे पास कितना 9.8। इधर इधर हमने जी की वैल्यू 10 पुट की क्योंकि उन्होंने मुंह से बोला था, इधर नहीं बोला तो हम क्या निकालेंगे 10, 9.8 पुट करेंगे, मुंह से बोला था तो हमने 10 पुट की, ठीक है। अब अगेन यही सेम काम करना है बट पार्ट 2 के लिए जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं व्हेन डिस्टेंस is half the radius of earth। इधर देखो फार्मूला सेम रहेगा, जी पी इज इक्वल टू जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर। अब देखो जीपी की जगह वही जीई हमें मालूम करनी है, अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। कैपिटल जी की जगह कैपिटल जी एज इट इज, आर पी की जगह सॉरी एम पी की जगह एम ई आ जाएगा अपॉन आर पी की जगह। अब देखो इधर हमने डबल निकालने के लिए डबल पुट किया था, इधर आधी निकालने के लिए तो हाफ पुट करेंगे, 1/2 आर पी का स्क्वायर। अब देखो जी एम ई एज इट इज, ये स्क्वायर तीनों का है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर
4 और आर ई का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर। अगेन वही कंडीशन बन गई हमारे पास। इधर देखो, ये पूरा किसके बराबर है, जैसे हमने इधर पुट किया था, जीई के बराबर। ठीक है, जीई इज इक्वल टू, ये पूरा हमारे पास बराबर है जीई का, और जी की वैल्यू चलो जीई लिखते हैं। ठीक है, 1/1/4 जीई। जीई की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है। 1 मल्टीप्लाई होगा 9.8 से, तो 9.8 डिवाइड 1/4। अब ये देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड आ रहा है, तो घपले के चांसेस, हम कंफ्यूज होंगे। तो हम इसको, मैंने कैसे बताया था मैथ में कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले बड़े वाले डिवाइड को आप डिवाइड के साइन में बदल, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 9.8, इस बड़े वाले डिवाइड को हम डिवाइड के साइन में बदल देते हैं 1/4। अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। 9.8 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 39.2। और नीचे 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 नीचे 1 लिखने को फर्क नहीं पड़ता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दफा हमने आर ई की वैल्यू डबल रख के निकाला, एक दफा आर ई की वैल्यू हाफ। तो देखो अब सिंबल्स हैं और कुछ वैल्यूज हैं, जब सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली कंडीशन बन रही है, उसकी जगह आपने जीई की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। अगेन हमने जब पुट किया तो जीई की कंडीशन बन रही थी, उसकी जगह वैल्यू रखी, सॉल्व किया। जीई की कंडीशन बन रही थी, वैल्यू रखा और सॉल्व किया। ठीक है, तो थोड़े से मुझे पता है मुश्किल है ये वाले दो भी और वो पिछले वाले न्यूमेरिकल भी, तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आराम से गौर से बैठ के ठंडे दिमाग से एक गिलास पानी पी के समझो। एक दो दफा गलत होगा बट आएगा, नहीं आया तो फिर मेरे पास आना, वापस ही समझाएंगे, कुछ करेंगे आपको। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल लेके उसको समझते हैं। सो जनाब, आखिरी न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। हमने क्या मालूम करनी है, सैटेलाइट की स्पीड विच ऑर्बिट्स द अर्थ, जो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी कि एक अदद हमारे पास अर्थ है जो कि है ही एक, और उसके अराउंड में एक अदद सैटेलाइट है जो कि क्या कर रही है, घूम रही है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर, और उसका फासला कितना है, 400 किलोमीटर जमीन से अबव द अर्थ सरफेस। तो मालूम करो। चलो भाई डेटा बनाते, डेटा में हम वो चीज रखते हैं जो हमें पता होती है और जो चीजें हमको मालूम करनी होती हैं। तो जी हमें बताया कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, और हाइट कितनी है, 400 किलोमीटर्स। उसके और हमसे पूछा क्या, कि हमसे पूछा क्या उसकी स्पीड। पहला काम डेटा बनाना जो कि हम बना चुके, दूसरा काम एस्टिमेट चेक करना, फासले का यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता। तो हेयर कम्स अ कन्वर्जन, जो कि किलोमीटर से अगर कभी आपको मीटर में चेंज करना हो तो आप उस वैल्यू को 1000 से क्या कराओगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम कराएंगे 400 को मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 2 मीटर्स, यानी कि 4 लाख मीटर। ठीक है, अच्छा ये तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास वेलोसिटी मालूम करने का एक ही फार्मूला है जो कि ये है। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ, वैसे जैसे मैंने बोला चेक करो वैसे भी करो, तो वही वाला फार्मूला आएगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं। v हमको मालूम करना है एज इट इज। g की वैल्यू फिक्स है, कितनी, 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। m की वैल्यू मास ऑफ अर्थ फिक्स है, 6 एक्सपोनेंट 24 अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6.4 एक्सपोनेंट 6। जैसे मुझे याद है वैसे आप लोग को भी याद होनी चाहिए। और प्लस एच, तो ये प्लस है तो मल्टीप्लाई के ब्रैकेट्स हटा देते हैं। प्लस एच, एच तो हमें बताई गई है जो है 4 लाख। v इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्यारे से कैलकुलेटर में जो आंसर आने वाला है वो है हमारे पास 4.002 एक्सपोनेंट 14। तो पॉइंट के बाद अगर 2 या 1 लिखो तब भी बेहतर है, बट अगर 2 3 जितनी चाहो ज्यादा लिख दो, बट 2 भी लिखो तब भी चलेगा काम। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 68
और उसके बाद कितने जीरो हैं, यहूद व तेरे सलोर पेंसोर, 5 जीरो हैं। ये बोला है ना। इधर देखो, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो कैलकुलेटर में, तो आंसर आएगा आपके पास 5885 2941.1। अब इसका अंडर रूट लेना है फाइनली, तो आप इसका अंडर रूट लोगे कैलकुलेटर में, तो उसके बाद जो आपके पास आंसर आने वाला है वो है हमारे पास 7671.5 मीटर पर सेकेंड। तो सैटेलाइट की स्पीड ये होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि वो 4 लाख मीटर ऊपर यानी कि 400 किलोमीटर ऊपर घूमती रहे अपने ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी ये स्पीड का मतलब है तकरीबन 7600 मीटर एक सेकंड के अंदर। ठीक है, और यूं समझो ये बोट पूरा 2 मीटर का 1 मीटर का होगा, 2 मीटर का होगा पूरा बोट। ठीक है, ये 2 मीटर है, तो 7600 मीटर अगर आप एक सेकंड में उस सैटेलाइट को घुमा सकते हो तो वो सैटेलाइट नहीं गिरेगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं और ये चैप्टर भी क्या होता है, खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।